दोस्तों आपका कक्षा 11वीं का हिंदी का 3 फरवरी को वार्षिक परीक्षा का पेपर है, जो मैं आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। इन्हीं को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, 100% यही आपके रहने वाले हैं, क्योंकि आपका क्या है, कक्षा 11वीं के हिंदी के पेपर में एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और फिक्स क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो टॉपिक वाइज टॉपिक में आपको क्या तैयारी कराते जा रहा हूँ। हिंदी सब्जेक्ट की क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 11 वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको काव्यखंड के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए है, महत्वपूर्ण का वस्तुनिष्ठ बता दिए है, पद्य साहित्य का इतिहास वाला टॉपिक के भी आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए, वस्तुनिष्ठ बता दिए है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारा गद्य खंड है, आरोह गद्य खंड वाला सेक्शन, इसके दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को देखते ही देखते सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करते जाएगा, इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। ओके, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन हर टॉपिक हर आपको टॉपिक में जो है उनमें आपको पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपको गद्य खंड के 15 क्वेश्चन बताऊंगा, तो वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है तैयार करते जाना है। ओके, अलग से आप कुछ ना पढ़ें, केवल वीडियो देखते जाएं, क्रम से टॉपिक वाइज टॉपिक तैयार करते जाएं। अपने आप दोस्तों आप देखेंगे आपकी 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। तो राह में जितनी भी बड़ी मुश्किल आएंगी, उसके बाद पाई जाने वाली सफलता का स्वाद क्या है, उतना ही अधिक होता है। इतना ज्यादा आपका संघर्ष होगा जीत पाने के लिए, क्योंकि अपनी जो जीत आपको मिलेगी वो उतनी क्या है, स्वादिष्ट होगी। देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पंडित अलुपुद्दीन की गाड़ियां कहां, क्यों और किसने रोकी थी। तो आंसर आपका क्या है, पंडित अलुपुद्दीन की गाड़ियां नमक की दरोगा बंसीधर ने रोकी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि कोई रात में क्या है नमक की कालाबाजारी कर रहा है। बिल्कुल सिंपल आंसर है। पंडित अलुपुद्दीन की गाड़ियां किसने रोकी थी, तो गाड़ियां नमक का जो दरोगा कौन था, बंसीधर था। ओके, उसने रोकी थी क्योंकि उसे शक था कि रात में कोई क्या है नमक की कालाबाजारी कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। ओके, मतलब कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगता है। ओके, नमक का दरोगा वाली आपने कहानी पढ़ी होगी, तो सभी का आंसर एक ही रहने वाला, बंसीधर। क्योंकि बंसीधर का एकदम ईमानदार था, धर्मनिष्ठ था, ओके, एकदम शिक्षित था, तो यही आपका आंसर रहने वाला हर विद्यार्थी को। और अगर आपको किसी विद्यार्थी को अलुपुद्दीन भी अच्छा लग रहा है तो ओके, तो फिर भी आपको अलुपुद्दीन नहीं लिखना, बंसीधर ही लिखना है। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों, अब समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको क्या यहाँ ईमानदारी का परिचय देना है। ओके, कि आप लेके अलुपुद्दीन बढ़िया था, एकदम क्या है कालाबाजारी करा करता था। ओके, तो यहाँ आपको क्या है बंसीधर को ही बताना कि हमें क्या है बंसीधर अच्छा लगा। तो हमें इस कहानी में पात्र जो बंसीधर है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्यों करता है, क्योंकि वह क्या है ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता ने उसे क्या बेईमानी का पाठ पढ़ाया, घर की दयनीय दशा का हवाला दिया, परंतु इन सबके विपरीत उसने अपनी ईमानदारी का किया और वह स्वाभिमान था। बस यहाँ तक आंसर लिखना। थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि आप इतना लॉन्ग लग रहा है 2 नंबर के हिसाब से, तो इतना आप लिख लीजिए। ओके, कंप्लीट है। बाकी और समझाने की दृष्टि से दिया हुआ है कि अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया, उसकी नौकरी छिन गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल अवश्य मिला। पंडित अलुपुद्दीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का स्थानीय मैनेजर नियुक्त कर दिया। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है कि कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो बंसीधर। क्यों करता है, तो वो आप समझ गए होंगे। लिखना है तो 3 लाइन में आपको यहाँ तक बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। पढ़ने से ज्यादा आपको मेन उस क्वेश्चन को आंसर आपको समझ के रखना है। समझ के रखेंगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी में आपका जो लिखा है मैंने वही आपको लिखना है। अपनी लैंग्वेज आप अपनी हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखना है मुझे। ओके, इसलिए आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मियां नसरुद्दीन जी थे, उनकी आपके व्यक्तित्व की क्या विशेषता है। तो मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं क्या किस प्रकार से हैं कि वे बड़े ही क्या बातूनी थे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण सा था, पर वे बड़े मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे। ओके, उन्हें क्या है नान भाइयों का मसीहा कहा जाता था। तो मियां नसरुद्दीन जी को क्या है नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। ओके, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए कला जानते थे। इसलिए पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है कि मियां नसरुद्दीन जी हैं वो क्या है 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला जानते थे, इसलिए है मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। ओके, यही मैंने आपको अलग से बता दिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। और विशेषता पूछे तो आपको बता देना है कि वे क्या है बड़े ही बातूनी और अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले बुजुर्ग थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा था और साधारण सा था। वे बड़े ही क्या मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे। उनके स्वभाव में क्या रुखाई अधिक और स्नेह कम था। वे तीखे और तालीम विषय में क्या है बड़े स्पष्ट थे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका विशेषताएं। नेक्स्ट है नानवाई किसे कहते हैं।
ओके, नान बाई कौन कहलाता है? तो नान बाई वह कार्य होता है जिसमें कई प्रकार की रोटी बनाने और बेचने का काम किया जाता था। नान बाई कौन कहलाते हैं? जो क्या रोटी बनाने का काम करते हैं और बेचने का काम करते हैं, नान बाई कहलाते हैं। ने नान बाई का काम किया क्योंकि यह उनका क्या खानदानी पेशा था, उनके खानदान से क्या है कि जो नान बाई का काम करते आ रहे थे, इसलिए है मियाँ भी नान बाई का काम किया। ओके, नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपका आ चुका है। ओके, और आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी आपका ये क्वेश्चन यहीं से आपके आ जाते हैं। ओके, तो पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इसके बहुत सारे कारण थे, निम्नलिखित कारण। पहला, लेखक के पास क्या है? पैसे का अभाव था, क्योंकि अब शूटिंग करना है तो शूटिंग में क्या है? पैसे तो लगेंगे ही। लेकिन लेखक के पास क्या है? एक साथ इकट्ठे पैसे नहीं थे। वो क्या करता था? पहले जब नौकरी करेगा, नौकरी से जो कुछ कमाई करेगा तो क्या उसमें बचाता जाएगा, फिर क्या है? शूटिंग करेगा। ओके, फिर क्या है? फिर नौकरी करेगा, फिर पैसे मिलेंगे, फिर शूटिंग करेंगे। इस प्रकार से किया करते थे लेखक। ओके, दूसरा है वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम में फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम कर पाते थे। क्योंकि क्या है, मैंने क्या बताया कि कंपनी में काम करते थे, विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, तो जब वहां से क्या फुर्सत मिलेगी और जो अन्य कलाकार हैं उन्हें भी अपने कामों से फुर्सत मिलेगी, तब एक साथ मिलकर क्या है फिल्म का काम करेंगे। ओके, तीसरा है तकनीकी के पिछड़ेपन के कारण पात्र स्थान दृश्य आदि की समस्या भी आ जाती थी। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उस समय थी नहीं। ओके, तो उसकी भी समस्या थी, साथ ही पात्र दृश्य और भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक सका। बिल्कुल सिंपल है, पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ ज्यादा आपको रटना नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइएगा, सब तैयार आपका होता जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी कोर्स के पूरा पीडीएफ मटेरियल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं पूरे क्वेश्चन आंसर के, तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लीजिएगा और क्लास 11 हिंदी के कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिरादरी का यही सहारा, यह कथन किसने किससे कहा? तो यह कथन क्या है? मोहन के पिता क्या है? बंसीधर ने युवक रमेश से कहा। मोहन के जो पिता बंसीधर थे उन्होंने क्या है? युवक रमेश से कहा था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली? ओके, इंपॉर्टेंट है आपका कि जो आपने देखा हुआ कि लॉन में क्या है? जामुन का पेड़ गिर जाता है आधी रात में, तो एक आदमी क्या दब जाता है। ओके, तो जब जो आदमी दब जाता है तो ये कैसे पता चल कि वो कवि है? तो सिंपल है कि जब वो आदमी दबा हो जाता है, जब वो क्या है एकदम दर्द से क्या है चीखता है, तो उसमें क्या है वो गालिब का एक शेर भी सुना देता है। ओके, गालिब का एक शेर सुना देता है, तब पता चलता है यार क्योंकि गालिब के शेर सभी ऐसे कोई भी नहीं सुना सकता है, एक कवि ही कोई याद रहते हैं, तो ये समझ गए ये क्या है? कवि है इस पार्ट से। ओके, वही बताना है। सेक्रेटरियन के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ रात की आधी रात को गिर गया, इसके नीचे एक आदमी दब गया, उसे बचाने के लिए सरकारी फाइलें बनी, वह एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रही। माली ने उसे आदमी को हिम्मत दिलाते हुए उसे खिचड़ी खिलाई और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है। तब उस व्यक्ति ने आह भरते हुए क्या है? गालिब का एक शेर सुनाया, गालिब का एक शेर सुनाया, तब पता चला कि ये कवि। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है कि नेहरू जी जब भी क्या है भारत के सभी किसानों से मिलते थे, किसानों से, तो कौन सा प्रश्न पूछा करते थे? तो वे पूछा करते थे, 12 प्रश्न पूछा करते थे कि वे भारत माता की जय से क्या समझते हैं। जब भी नेहरू जी किसी भी सभा में जाते तो जितने किसान थे सभी भारत माता की जय, भारत माता की जय नारा लगाने लगते। तो नेहरू जी पूछते हैं कि आप ये भारत माता की जय से आपका मतलब क्या है? ओके, आप क्या जानते हैं भारत माता के बारे में? ये भारत माता कौन है? वह धरती कौन सी है जिसे वे क्या है भारत माता कहते हैं? जब लोगों से कहा कि आप भारत माता किसे कहते हैं, तो लोगों ने कहा कि जमीन को अपनी क्या भारत माता मानते हैं, जिस धरती में हम रहते हैं। तो फिर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वह धरती कौन सी है? गांव की धरती है कि जिले की धरती है कि पूरे हिंदुस्तान की धरती है? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा करते थे। नेक्स्ट देखिए, जितना लिखना है पेपर में जिस हिसाब से लिखना है वही लैंग्वेज दिया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, यह कथन किसने कहा? तो उपयुक्त कथन मुंशी बंसीधर ने। ओके, जो क्या है मुंशी बंसीधर के पिता ने क्या मुंशी बंसीधर से कहा था। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसे फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम में आपकी वार्षिक परीक्षा इसमें आपका आ चुका है क्लास 11 में। ओके, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं इसको कि भूलों की जगह क्या दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। देखिए, फिल्म में क्या हो रहा था, एक कुत्ता था, भूले नाम का कुत्ता था। ओके, उसका क्या काम था शूटिंग में, तो उसकी जगह फिर क्या दूसरा लाना पड़ा। तो क्यों लाना पड़ा और उसने क्या कौन सा दृश्य में काम किया? तो कि भूलों की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए अलग क्या होता था, मैंने आपको पहले बताया कि जो शूटिंग का काम था वो क्या है रुक रुक कर चला करता था। तो उसमें क्या है भूले कुत्ते के क्या है कुछ दृश्य तो शूटिंग हो गई थी, लेकिन कुछ दृश्य और रह गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद होता जब तक क्या भूले कुत्ता मर गया। लेकिन अब उसका जो आधा शूटिंग का काम है वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि भूले कुत्ता तो अब रहा नहीं है। तो उसकी जगह क्या है दूसरा कुत्ता को लाया गया जो भूलों की तरह दिखता था, भूले कुत्ते की तरह दिखता था। तो ये बताया जा रहा है कि भूलों की मृत्यु हो गई, अतः उससे मिलता जुलता कुत्ता लाया गया।
फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू की माँ उसे क्या भात खिला दिए, भात यानी चावल को कहा जाता है, तो भात खिला रही थी। अप्पू तीर कमान लेके से खेलने के लिए उतावला है। भात खिलाते खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसे लाने के लिए भाग जाता है। माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वही खड़ा हुआ ये सब क्या है पूरा दृश्य देख रहा था। उसका ध्यान क्या है भात की थाली पर जाता है, जो चावल की थाली लगी हुई थी, कुत्ता का ध्यान, भूले कुत्ते की ध्यान उसकी उड़ जाता है। यहाँ तक तो दृश्य पहले कुत्ते ने फिल्माया था, जितना ये दृश्य था ये पहले कुत्ते ने शूटिंग की थी। ओके, इसके बाद एक ही दृश्य में अप्पू की माँ बचा हुआ भात क्या गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। यह दृश्य दूसरे कुत्ते ने पूरा किया। फिर उसके आगे का दृश्य क्या था कि जब वो चावल नहीं खाता ओके उनका लड़का, तो फिर क्या उसकी माँ होती है वो क्या करती है गमले में डाल देती है चावल को, ओके भात को, तो फिर क्या है वो कुत्ता आकर उस गमले से उस चावल को खा लेता। तो ये वाला जो दृश्य है सेकंड वाला, ये क्या दूसरे कुत्ते ने बनाए थे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है, समझ के रखिएगा अपनी भाषा में, फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको। तो मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों को क्यों मसीहा क्यों कहा जाता है। तो मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र मियां नसरुद्दीन के नायक है। लेखिका कृष्णा सोबती ने उन्हें क्या नान भाइयों का मसीहा कहा, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि वे 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए माहिर थे। ठीक है, वे खानदानी नानवाई हैं तथा अपनी खानदानी विशेषताओं को वर्तमान तक बनाए रखे हैं। रोटी बनाने की एक कला मानकर वे क्या है स्वयं क्या उस्ताद उसका मानते हैं। ओके, सिंपल मेन आंसर है कि उनको क्या है 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए माहिर थे, इसलिए क्या है नान भाइयों को मसीहा कहा गया है। नेक्स्ट है धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। देखिए जो मोहन था बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, ओके कुशाग्र बुद्धि का बालक था, क्योंकि धनराम क्या है बहुत ज्यादा कमजोर बुद्धि का बालक था। इतना था कि उसे कई बार 13 का पहाड़ उसको याद करवाया रटाया, फिर भी क्या बार बार भूल जाता था। ओके, आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा गलता लोहा वाली कहानी, तो सब आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो जो धनराम है तो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था कि अपना वो ओके रीजन इसका क्या है कि एक तो जाति वाला सिस्टम था, क्योंकि जाति था कि ओके मोहन उच्च जाति का था और धनराम उस समय क्या निम्न लोहार था। ओके, तो ये जाति वाला भी सिस्टम है और थोड़ा क्या ये भी होशियार था कि वो जानता कि मोहन बहुत क्या बुद्धिमान है। ओके, इसलिए वो अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। मेन आपका यही रहने वाला। ओके, समझ गए होंगे, बाकी वही आपका दिया होगा। धनराम के द्वारा मोहन को प्रतिद्वंदी न समझने के कई कारण थे। पहला कि सर्वप्रथम मोहन उच्च जाति का ब्राह्मण का बालक था, ओके, जबकि धनराम क्या निम्न जाति का लोहार था। बचपन से ही धनराम के मन में क्या जातिगत हीनता का भाव भरा हुआ था। पहले से इतना बहुत ज्यादा समाज में जाति प्रथा का बहुत ज्यादा खतरनाक सिस्टम था, समझ सकते हैं आप। ओके, तो उसके पहले से मन में भर दिया जाता कि ऊंची जाति के लोग इन सब क्या बराबरी नहीं कर सकते, इस प्रकार से रहता था। ओके, जिस कारण धनराम मोहन को अपना क्या प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। दूसरा कारण यह भी था कि मोहन कक्षा में क्या सबसे अधिक होशियार था, मास्टर त्रिलोक सिंह का क्या चहेता था। ओके, एक और कारण यह भी था कि मास्टर त्रिलोक सिंह कहते थे मोहन एक दिन क्या बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम क्या रोशन करेगा या ऊंचाई तक ले जाएगा। सिंपल दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है और क्यों। तो ये आपको क्या है कथन याद रखना है। तो मेन कथन आपका क्या है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा रे, विद्या का ताप कहां पड़ेगा। देखिए जब धनराम को क्या कई बार क्या 13 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया गया, ओके, तो कई बार उसको याद कराया गया, लेकिन बार बार वो क्या 13 का पहाड़ा भूल जाता था। ओके, तब क्या है गुस्से में क्या त्रिलोक सिंह मास्टर कहते हैं कि तेरे दिमाग में क्या लोहा भरा हुआ, क्योंकि लोहार था तो उससे कनेक्ट थोड़ा सा किया गया है, इसमें क्या विद्या का ताप नहीं पड़ेगा, ये कथन था। इसे क्या है लेखक ने जवान का चाबुक कहा है। ओके, तो इस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा। मेन आंसर आपका यही रहने वाला है। ओके, मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे मार कर पहाड़ा याद कराना चाहते थे, परंतु धनराम याद नहीं कर पाया। तब उन्होंने सोचा कि शायद वह इसे व्यंग इसके बाण से पढ़ने लगे। मतलब क्या है कई लोग क्या मार से नहीं डरते हैं, तो कुछ उसे भरा बुला कर दिया जाए, कम से कम ये पढ़ने तो लगेगा। इस चक्कर में ओके त्रिलोक सिंह ने कहा था, क्योंकि शारीरिक चोट की तुलना में बाणी की चोट क्या अधिक गहरी होती है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है। लिखिए, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है आपका। ओके, प्रीवियस ईयर नहीं पिछले साल के पेपर में। तो रजनी पटकथा हमें अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाने के लिए प्रेरित करती है। कोचिंग का जो इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है उसके लिए क्या है रजनी आवाज उठाई। तो रजनी पटकथा में क्या है अन्याय के विरुद्ध क्या है बिगुल बजाने के लिए या उसके अन्याय के प्रति क्या कदम उठाने के लिए हमें प्रेरित करता है। समाज में उत्पन्न विसंगतियां विपत्तियां को विधिपूर्ण कानून के हम सहारा लेकर निडरता और विविधता के साथ क्या उनका सामना करना एवं उनके हल निकालने का क्या प्रयत्नशील रहता है। इस पटकथा से हमें सीखा ये जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या दर्द दिया। देखिए
आपको पता है कि जो उसकी फाइलें लगातार घूम रही थी, जो क्या है नीचे दब चुका था, जामुन के पेड़ के नीचे जो आदमी दब चुका था, उस पेड़ को हटाने के लिए क्या फाइलें उसके विभाग में घूम रही है, पेड़ कौन हटाएगा? तो कृषि विभाग से कहा गया कि भैया ये पेड़ हटाओ, तो किसने कहा कि भैया ये हमारा काम नहीं है, ये हार्टिकल्चर वाला जो डिपार्टमेंट है उसका काम है। तो उन्होंने क्या तर्क दिया? तो कृषि विभाग वालों ने यह तर्क दिया, कृषि विभाग अनाज और खेती बाड़ी के मामले का फैसला का हकदार है। जो कृषि विभाग है वो केवल अनाज और खेती बाड़ी के मामले देखता है। जामुन का पेड़ क्या फलदार पेड़ है, जामुन का एक फल है, फलदार पेड़ है, इसलिए फलदार पेड़ है जो किसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं? हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। अतः इस मामले में क्या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हवाला दिया होगा कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखेगा, कृषि विभाग का इसमें कोई काम नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किसान समानता भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान, जबकि जवाहरलाल नेहरू पूछते थे किसानों से कि भारत माता क्या है, तो किसान क्या कहते थे? भारत माता का अर्थ केवल क्या? हिंदुस्तान की जो धरती है वही हमारी क्या भारत माता है। सिंपल है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या टॉप 16 क्वेश्चन यहाँ बताए हैं, आपके गद्य खंड के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और आपने, मुझे आशा की वीडियो देखते ही देखते अपने तैयार कर लिए होंगे। समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, वीडियो अगर वास्तव में आपको समझ में आया तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, मेरी मेहनत पसंद आ रही है आपका। ओके तो जरूर क्या लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके रखिएगा और टॉपिक वाइज टॉपिक में आपको क्या कवर कराते जा रहा हूं, तो कम से पढ़ते जाइएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखना है। कोई दोस्तों डाउट आता है, कुछ भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।